गुड मॉर्निंग बच्चों, एस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की अर्थशास्त्र। उसमें हमने लिया था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ दिए थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक एंड तृतीय क्षेत्रक। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तीनों क्षेत्रकों की तुलना तो तीनों क्षेत्रों की तुलना हम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक एवं तृतीय क्षेत्रक विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये तीनों क्षेत्रक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के साथ साथ बहुत सारे लोग इन तीनों क्षेत्रकों में लगे हुए हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और कुल रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, कोई किसी क्षेत्र में ज़्यादा कार्य कर रहा है, ज़्यादा लोग कोई क्षेत्र किसी को ज़्यादा रोजगार दे रहा है और कोई कम रोजगार दे रहा है। कोई क्षेत्र ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और कोई कम कर रहा है। तो हम इसकी तुलना करते हैं। और लेकिन आपके पास प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र कितनी वस्तुएं उत्पादन करता है, इसकी हम गणना कैसे करें। तो उसकी गणना करने के लिए हम इतनी सारी वस्तुएं पूरे देश में उत्पादित होती हैं, एक छोटी सुई से लेके और बड़े बड़े आपका एरोप्लेन है या समुद्री जहाज़ हैं, बहुत बड़े बड़े, और छोटी छोटी आपके स्कूल में यूज़ होने वाली पेन है, कॉपी है, किताब है। तो इनकी गणना हम छोटे से लेकर बड़े कैसे करते हैं। तो अगर सभी वस्तुओं की गणना की जाए तो यह संभव नहीं है, लेकिन इन वस्तुओं की गणना की सुविधा की दृष्टि से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। अब अंतिम वस्तुएं क्या है, ठीक है, इसको उपभोक्ता वस्तु भी बोलते हैं। जो अंतिम वस्तु होती है उसे उपभोक्ता वस्तु भी बोलते हैं। तो माना किसी बिस्कुट बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक ने किसान से गेहूं खरीदा और गेहूं के लिए उसने कुछ ना कुछ मूल्य दिया। फिर उसने वो गेहूं चक्की में पिसवाया और पिसवाने के लिए भी पैसा दिया, और फिर उसमें मीठा डालने के लिए चीनी खरीदी, फिर फ्लेवर डालने के लिए उसमें फ्लेवर के लिए भी पैसे अदा किए, और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर भी लगाई, यानी श्रम भी की ज़रूरत भी पड़ी। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें का मूल्य हो गया है कि गेहूं का मूल्य, आटा का मूल्य, चीनी का मूल्य, फ्लेवर का मूल्य और श्रम का मूल्य, ये सब मूल्यों को जोड़ने में कठिनाई होती है। तो इन सब मूल्यों को न जोड़कर लास्ट में अगर माना वो बिस्कुट 10 रुपये का है, कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, तो इस 10 रुपये में वो सारी चीज़ें क्या क्या, गेहूं का मूल्य, आटे का मूल्य, पिसाई, ठीक है, चीनी, श्रम, ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं। इसलिए ये बिस्कुट जो है ये अंतिम वस्तु है। कैसी वस्तु है, अंतिम वस्तु है, और इसी का मूल्य
जीडीपी में जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तु, जो उपभोक्ता वस्तु, उसी का मूल्य जोड़ा जाएगा, न कि इन सब चीज़ों का मूल्य। इसलिए वस्तुओं की गणना करना आसान हो जाएगा और केवल अंतिम। आपके पास क्वेश्चन होगा कि अंतिम वस्तु क्या है, तो उपभोक्ता वस्तु, जो वस्तु उपभोक्ता प्रयोग करता है उसे उपभोक्ता वस्तु या अंतिम वस्तु कहता है, और जीडीपी में इसी का जोड़ा जाता है। अब मैंने जीडीपी एक शब्द आपको बोला, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोला? सकल घरेलू उत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, प्रत्येक क्षेत्रक यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों के एक फल को देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। तो ये जीडीपी हो गया, इसकी डेफिनेशन कई बार आती है, तो आप इसे लिख लेंगे कि किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रकों के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के एक फल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, यानी स्वतंत्रता के बाद और आज तक हमारे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, जिसको प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं, और ज़्यादातर लोग, शुरू में तो ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्रक में ही लगे हुए थे, और जीडीपी में भी इसी का योगदान सबसे ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हुआ, सेवाओं का विस्तार हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, और इसके कारण लोगों को रोजगार देने में, जीडीपी में हिस्सेदारी, इन सब चीज़ों में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन होता गया। प्राथमिक क्षेत्रक से लोग शिफ्ट होते गए, यानी जीडीपी में योगदान अन्य क्षेत्रों का बढ़ता गया और कृषि क्षेत्र का थोड़ा घटता गया। और रोजगार में भी ऐसा ही हुआ, तो हम इसे पढ़ते हैं। तो अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, यानी जो विनिर्माण कार्य और जो सेवा क्षेत्र वो बढ़ने लग गया। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ाई गई, यानी क्रय विक्रय यानी सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ गतिविधि है, तो ये बढ़ती गई। अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़ने लगे, यानी पूरे विश्व में जो विकसित देश हैं और हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है, तो परिवहन सेवाएं बहुत विकसित हो रही, प्रशासनिक सेवाएं विकसित हो रही, सैनिकों की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार करते हैं। लेकिन आज भी जो रोजगार देने का आंकड़ा है वो प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा ही रहा है, ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों के महत्व बढ़ता गया। विनिर्माण में नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखानों का अस्तित्व में आए और उनका प्रसार हुआ, और जैसे जैसे विनिर्माण हुआ, कारखाने अस्तित्व में आए, तो लोग इन कारखानों में कार्य करने लगे और द्वितीय क्षेत्र का महत्व भी बढ़ता गया। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, अब वो अधिक लोग कारखानों में काम करने लगे। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन होने लग गया। कुछ उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और कुल उत्पादन, जितना उत्पादन देश में होता है उसका उत्पादन की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता। तो बच्चों, मैंने इस आरेख में आपको यह एक तालिका भी बना रखी है और ये दंड आरेख बना रखा है। इसमें वर्ष 1950 एंड 2000 इन दोनों की तुलना की है कि जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का क्या रहा और क्या परिवर्तन हुआ। तो जैसे कि आप तालिका देख रहे हैं कि 1950 में प्राथमिक क्षेत्रक में ये करोड़ रुपए में है, जीडीपी करोड़ रुपए में,
तो 80,000 करोड़, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 19,000 करोड़ और तृतीय क्षेत्र का योगदान 39 करोड़। यानी सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्रक, दूसरा नंबर तृतीय क्षेत्रक और तीसरा नंबर द्वितीय क्षेत्रक का रहा। तो ये मैंने आरेख द्वारा दिखा रखा है कि प्राथमिक क्षेत्रक में जो जीडीपी का योगदान है वो 80,000 करोड़ और द्वितीय क्षेत्र कितना छोटा सा क्षेत्र है। यहाँ लोग उत्पादन कार्यों में लगे हुए हैं लेकिन बहुत इसका डेवलप हुआ है और ये बहुत कम योगदान जीडीपी में दे रहा है। फिर तृतीय क्षेत्र थोड़ा बढ़ रहा है। ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बात बता रहा हूँ। और अब आप लेटेस्ट 10 साल पहले यानी 2000 की बात मैं बताऊं तो प्राथमिक क्षेत्रक में 3,14,000 यानी 80,000 से बढ़ के 3,14,000, यहाँ 2,80,000 और यहाँ 5 लाख यानी तृतीय क्षेत्रक में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई जीडीपी में देने की। तो 5,55,000 ये 1,000 करोड़ रुपए जीडीपी में योगदान और टोटल 11,49,000 ये टोटल जीडीपी हमारे 2000 में थी। और यहाँ देखो 1,38,000 है मात्र, तो ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए ये जीडीपी बढ़ गई है। तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान देखिए आप इतना 31,400 करोड़ नहीं 3,14,000 करोड़, यहाँ 2,80,000 और ये सबसे ज़्यादा ये बड़ा एरिया आप देख रहे हो। तो तृतीय क्षेत्र का महत्व इसमें बहुत बढ़ गया है। लोग परिवहन, संचार और जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, होटल्स, व्यवसाय, ये विभिन्न चीज़ें बहुत तीव्र गति से खुली हैं और लोग इन क्षेत्रों में जैसे कौन कौन से क्षेत्र हमने कौन कौन से कार्य बताए थे तृतीय क्षेत्र के, डॉक्टर, शिक्षक, हॉस्पिटल्स, होटल व्यवसाय, प्रशासक, शिक्षक, सैनिक, सारी चीज़ों का विस्तार हुआ और इस विस्तार के कारण इनका जीडीपी में भी योगदान बढ़ा और तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व आपने देख लिया कि कैसे 2000 और 1950 के हमने आपको दंड आरेख दिखाया और तृतीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो वर्ष यहाँ पे दिखा रखा है कि इन जो 40-50 वर्ष हैं सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्रक में हुई है। परिणामतः आज भारत में प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी क्षेत्र के रूप में उभरा है। यानी जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे वो तृतीय क्षेत्रक में प्रतिस्थापित हुई। ठीक है कि नहीं? जैसे आपने देखा कि परिवहन की सेवाएं, गाड़ियां इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी पहले 1950 के। आज देखो बहुत सारा परिवहन के संसाधन है, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे वह। तो इन क्षेत्रों में लोगों का जुड़ना, होटल व्यवसाय इतना जुड़ गया कि तृतीय क्षेत्र में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हर गाँव से आप देखते हो आपके आसपास हर गाँव से होटल व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बड़े बड़े होटलों में काम करने वाले हों, चाहे उनका अपना होटल व्यवसाय हो। तो भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण होने के कारण क्या थी कि नया डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकासशील देश और विकास की ओर बढ़ने वाला देश है। तो अनेक सेवाएं जब देश विकास की ओर जाता है तो जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, परिवहन, बैंक, बीमा, होटल्स, विभिन्न की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है और विकासशील देश में इनकी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। यानी जो संस्थाएं होती हैं, डाक, तार, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, परिवहन, बैंक, ये सब सरकारी सेवाएं होती हैं और आवश्यक सेवाएं होती हैं और इनको सरकार इनको खोलती है गाँव में चाहे शहरों में। तो इसलिए इसका तीव्र गति से ये बन रहे हैं और जिसके कारण सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, यानी अगर कृषि का विकास करना है और उद्योगों का विकास करना है तो परिवहन बहुत जरूरी है, व्यापार जरूरी है, भंडारण बहुत जरूरी है, ठीक है, संचार सेवाएं बहुत जरूरी हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र की सेवाएं मांग उतनी अधिक है। सेवाएं की मांग उतनी होगी, परिवहन की मांग उतनी होगी, संचार की मांग उतनी अधिक होगी, भंडारण की मांग, व्यापार की मांग। तो इन क्षेत्रों को से
तृतीय क्षेत्रक भी जुड़ा हुआ है। लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ उनकी अन्य सेवाएं यानी जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है और देश जैसे विकास करता है तो उनकी मांग रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर दी। आजकल आप देख रहे हो लोग होटलों में यानी रिजॉर्ट में, पर्यटन घूमने के लिए, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, निजी अस्पताल में यानी जिसके पास टाइम नहीं है तो सरकारी अस्पताल छोड़ के निजी अस्पताल में जाते हैं, निजी विद्यालय बहुत सारे बच्चे और जो जिनके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और लोग सरकारी प्रशिक्षण सेंटर में नहीं प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इनकी मांग के साथ साथ तृतीय क्षेत्रक का महत्व बढ़ रहा है। विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके कारण यानी सूचना और संचार, हमारे देश में तो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत विकास हुआ है और आज भी हो ही रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ, आप देख रहे हो कि मोबाइल्स कंपनियां इतनी आ गई और आपके घरों में कितने सारे कंपनियों के सिम पड़े हुए हैं। तो ये किसका कारण है, इन सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हुई है और जिसके कारण तृतीय क्षेत्रक का विकास होगा। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक का महत्व और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अपने चैनल AS क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी बुक को पढ़ते रहें। बाय।